रिकॉर्डिंग शेयरिंग स्टार्ट है, पेंसिल ऑफ कर दी है। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ाया जाए आपको। बीकॉम थर्ड ईयर जरा सिलेबस चेक कर लेते हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका पहला पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यही हमें पढ़ाना है, न्यूमेरिकल पेपर एक ही है, यही हमें पढ़ाना है। ऑडिटिंग, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग और 100 नंबर का वाइवा, 3-4 मिनट का वाइवा। कहने को 7 पेपर है, ये तो बस पूछताछ होती है ओरली, तो सही मायनों में पेपर आपके 6 हैं। तो पेपर 6 है, वाइवा होता है, फॉर्मेलिटी, अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यहीं से हमें शुरू करना है। आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस है। और सिलेबस में आप अगर देख पा रहे हैं ये सब बातें हैं। इशू, फॉर्मेशन एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, issue and redemption of preference share, issue and redemption of debenture, final account, accounting for amalgamation, reconstruction, consolidated balance sheet, valuation of goodwill, valuation of share। तो कुछ इस तरह से आपका सिलेबस है। और हम कुछ आपसे स्क्रीनशॉट वगैरह के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब हम आपको भेज देंगे। कहाँ पर? हम आपके एप्लीकेशन पर भेज देंगे और स्टडी मटेरियल में। तो पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा। हमें आज क्या पढ़ाना चाहिए? जी, हमें पढ़ाना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यहीं से शुरू करेंगे। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में शुरुआत करते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, चैट बॉक्स में क्या लिखा है बरखा ने? सर प्लीज थोड़ा तेज बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है। बरखा है, एयरफोन नहीं लगाया क्या? एयरफोन लगा लो भाई। बाकी बच्चों बोलो, चिल्लाना पड़ेगा हमें कि आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी बच्चे कह रहे हैं सर आवाज तो सही है। हाँ भाई, हम तो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हमने बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीलाक्षी कह रही है हाँ सर आवाज स्लो है। बच्चों ईयरफोन लगा के क्लास किया करिए। आप मोबाइल से कर रहे होंगे, ईयरफोन लगा दीजिए, क्योंकि साउंड तो भाई इतना ही रहेगा। हमने लगा रखा है माइक वगैरह। चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्लास, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या बात करनी है, कंपनी क्या है। कंपनी क्या है? तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये आपके पेपर का नाम है और उसमें हमें जानना है कंपनी क्या है। ध्यान दीजिए, कंपनी को बताया गया है यहाँ पर कि लैटिन वर्ड से कंपनी लिया गया है, लैटिन वर्ड से। और इसका अर्थ क्या है? अर्निंग द ब्रेड, ऐसा बताया जा रहा है कि कंपनी वर्ड जो आया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और अर्निंग द ब्रेड है। जैसे बच्चों आपने एक शब्द सुना होगा, हमारे इंडिया में ऐसे बोलते हैं रोजी रोटी। बताओ सभी लोग, बताओ ये वाला वर्ड आपने सुना है कि नहीं, रोजी रोटी? हाँ। तो लैटिन भाषा में शब्द ये था, अर्निंग द ब्रेड का मतलब क्या था? रोटी कमाना। तो हम लोग की भाषा में रोजी रोटी कमाना और लैटिन भाषा में रोटी कमाना, मतलब भाई। तो कंपनी वर्ड आया किधर से? लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड में उसका सेंस क्या निकलता है? रोटी कमाना। तो कंपनी का ऐसा कुछ मतलब बताया जा रहा है, रोजी रोटी कमाना। कंपनी कैसी संस्था है? वॉलेंट्री संस्था है। वॉलेंट्री माने अब कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से बनाई है, कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्होंने अपनी मर्जी से इस कंपनी को बनाया है। तो कंपनी एक वॉलेंट्री संस्था है। हिंदी में बोले तो, हिंदी में बात करें तो कंपनी एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी क्यों बनी? कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और उस प्रॉफिट को अपने सदस्यों, मेंबर्स में बांटेगी।
तो कंपनी क्यों बनी है? वो मुनाफा कमाएगी, लाभ कमाएगी और अपने मेंबर्स में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनी का मेंबर मतलब शेयर होल्डर वगैरह। कंपनी के जो कैपिटल होती है वो बटी होती है ट्रांसफरेबल शेयर में। तो कंपनी की पूंजी किसमें बटी होती है? ट्रांसफरेबल शेयर में। मतलब बच्चों आप बताओ, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कंपनी में पैसा एक आदमी लगाता है कि ढेर सारे लोग लगाते हैं? बोलो। कंपनी में पैसा एक आदमी लगाता है कि ढेर सारे लोग लगाते हैं? और बच्चे कहते हैं सर कंपनी में पैसा तो ढेर सारे लोग लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो कंपनी की कैपिटल बटी हुई है ना, बटी हुई है शेयर्स में ढेर सारे। तो कंपनी की जो कैपिटल है एक आदमी ने थोड़ी ना दी है, बहुत लोगों ने दी है। तो कंपनी की कैपिटल बटी हुई है शेयर में, और ये शेयर ट्रांसफरेबल है। मतलब और पता लगा है ट्रांसफरेबल, जैसे हिंदी में लोग हस्तांतरणीय ऐसा वर्ड बुलाते हैं। ट्रांसफरेबल मतलब क्या होगा? जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में करोड़ों लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, लाखों लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो किसी कंपनी में बहुत लोगों ने पैसे लगाए, उस कंपनी में आपने भी एक लाख रुपए लगाए। तो जब आप कंपनी में पैसे लगाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने शेयर खरीदा, मुझे सर्टिफिकेट मिला। तो आपने कितने रुपए लगाए? 1 लाख रुपए लगाए। आपने क्या खरीदा? शेयर खरीदा। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास सर्टिफिकेट है। क्या आप अपना शेयर दूसरे को बेच सकते हो? हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या एक व्यक्ति अपना शेयर दूसरे को बेच सकता है? बोलो हाँ ना। क्या कहते हो? बच्चे कहते हैं यस, बिल्कुल। तो बच्चों, जो आपके पास 1 लाख रुपए का शेयर है तो आप अपना शेयर दूसरे को बेच सकते हो। अगर आप अपना शेयर दूसरे को बेच दोगे तो आपको बदले में आपके पैसे मिल जाएंगे। बच्चों, क्या अब आपको सर्टिफिकेट अगले को देना होगा? जल्दी बताओ कि क्या अब आपको सर्टिफिकेट अगले को देना होगा? आपने कभी शेयर खरीदा था, आपने कंपनी को पैसे दिए थे, आपको सर्टिफिकेट मिला था। अगर अब आप अपना सर्टिफिकेट अगले को बेच दोगे, अगर आप अपना शेयर अगले को बेच दोगे तो पैसे तो आपको मिल गए और सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा? अगले को देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ट्रांसफरेबल वर्ड का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफरेबल मतलब कि हम अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे पास जो 1 लाख रुपए का शेयर था हम दूसरे को बेच सकते हैं। ये मतलब था कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो बटी होती है, डिवाइडेड, बटी होती है। एक आदमी तो दिया नहीं है शेयर्स में, और ये शेयर क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल। इनको ट्रांसफर किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। बच्चों एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या आप लोगों ने कभी कंपनी लॉ पढ़ा था? बोलो जल्दी। कंपनी लॉ, जहां पर आपने कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस किया होगा। कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, तो कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 ये आपने पढ़ा था। क्या आपने वहां पर पढ़ा था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ऐसा कुछ? हाँ, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बच्चे कह रहे हैं जी सर बिल्कुल, हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब आप देखो कि यहाँ बात हो रही है कंपनी की, यहाँ पर बात हो रही है कंपनी की। न तो यहाँ लिखा है कि सर प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहे हो कि पब्लिक कंपनी के बारे में। सभी बच्चे बताओ कि ये वाला सवाल है कि नहीं है? कि सर आप यहाँ पर तो आपने बोला ही नहीं कि हम प्राइवेट कंपनी की खूबियां बता रहे हैं कि पब्लिक कंपनी की खूबियां बता रहे हैं। ये तो क्लियर नहीं किया हमने। तो बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना। आपके पेपर का नाम क्या है? आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो जब भी हम सिर्फ कंपनी वर्ड बोले, तो आप देख लो कि जब भी हम सिर्फ कंपनी वर्ड बोले तो हमारा सेंस क्या होगा? पब्लिक कंपनी। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको बात समझ में आ गई कि हम यहाँ पर किस कंपनी के फीचर्स आपको गिनवा रहे हैं? पब्लिक कंपनी। क्लियर कि हम आपको किसके फीचर्स गिनवा रहे हैं? पब्लिक कंपनी के फीचर्स गिनवा रहे हैं। आप तभी जानते होंगे प्राइवेट कंपनी कहाँ शेयर ट्रांसफर कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कहाँ पब्लिक को शेयर बेच सकती है। ये छोटी मोटी बातें तो आपने पहले से जान रखी होगी।
ठीक, कि कुछ ना बोले तो कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो जो भी हम यहाँ वर्ड्स बता रहे थे वो किसके बारे में थे, वो सारे के सारे पब्लिक कंपनी के बारे में थे। आइए लौट आते हैं। कंपनी वर्ड लैटिन भाषा से आया जिसका मतलब होता है रोजी रोटी कमाना उस जगह पर। कंपनी ऐच्छिक संस्था है, लोगों ने अपने मन से अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के बना रखी है। कंपनी क्यों बनाई है, प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट को आपस में मेंबर्स बांटेंगे। प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट आपस में मेंबर बांट लेंगे। कंपनी की कैपिटल, कंपनी में बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे लगाए हैं तो कंपनी की कैपिटल बटी होती है शेयर्स में। क्या इस शेयर को बेचा जा सकता है, जी बिल्कुल, इस शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। चलिए इस बारे में बात करें कि कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आपने एक व्यापार का नाम सुना है, सोल प्रोप्राइटरी, यस, या फिर सोल ट्रेडरशिप। बताओ क्या आपने इस बिजनेस का नाम सुना है, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप, एकाकी व्यापार। हाँ, तो जल्दी से हमको बता दो कि सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कितने लोग पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। इस व्यापार में, इस बिजनेस में कितने लोग पूंजी लगाते हैं। जवाब आ रहा है सर, एक आदमी। बिल्कुल सही जवाब। इस बिजनेस में कितने लोग पूंजी लगाते हैं, एक आदमी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें जानना है आपसे कि क्या आपने ऐसे किसी बिजनेस का नाम सुना है, पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसा कोई बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फर्म, सुना है? जी हाँ। तो यहाँ यहाँ कम से कम कितने लोग पैसे लगाते हैं, कम से कम, कम से कम, जी हाँ बिल्कुल सही, कम से कम यहाँ 2 आदमी पैसे लगाते हैं। अधिक से अधिक कितने लोग पैसे लगा सकते हैं बच्चों, अधिक से अधिक कितने लोग पैसे लगा सकते हैं, नहीं नहीं, पार्टनरशिप फर्म में अधिक से अधिक 50 लोग पैसे लगा सकते हैं। हाँ, कंपनीज एक्ट परमिशन 100 तक की भी दे सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन नॉर्मली बात करें तो 50 लोग यहाँ पैसे लगा सकते हैं। खैर, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बात हो रही थी कि हमने आपसे 2 तरह के बिजनेस की बात की, 2 तरह के बिजनेस की बात। तो प्रोप्राइटरी बिजनेस, राम की दुकान यही तो है, श्याम की दुकान यही तो है, मोहन की दुकान यही तो है, एक आदमी वाला बिजनेस। यहाँ यहाँ 2 या 3 या 4 या 10 या 20 या 25 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म खोली है, साझेदारी फर्म खोली है। तो बच्चों, इन दोनों व्यापार में जो लोग हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। क्या, ये जो दोनों बिजनेस है ना, एक आदमी वाला बिजनेस, 2 या 2 से अधिक आदमी वाली साझेदारी फर्म वाला बिजनेस, तो इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अब आपको हम समझाएंगे सर इसका मतलब क्या हुआ लायबिलिटी अनलिमिटेड। अभी तो आप यहाँ पर कुछ कह रहे थे लायबिलिटी लिमिटेड, अब यहाँ कह रहे हो अनलिमिटेड। सुनना बच्चों कि इन दोनों बिजनेस की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। मतलब क्या सारे बच्चों ने एक शब्द सुना है कि बिजनेस कभी कभी क्या हो जाता है, दिवालिया, इंसॉल्वेंट। जल्दी बोलो कि क्या आप लोगों ने ये शब्द सुना है कि कभी कभी अगर बिजनेस नहीं चल पाता तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। क्या इंसॉल्वेंट का मतलब होता है मैं अपने लोन चुका पाने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास उतनी एसेट, उतना धन नहीं है, मेरे उधार बहुत ज्यादा हैं। बोलो बच्चों, याद आया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 बिजनेस है, अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया, अगर ये बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, अगर ये इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब ये बिजनेस अपने कर्जे चुका नहीं पा रहा है, तो पहले इनके बिजनेस की एसेट बेची जाएगी, तो पहले इनके बिजनेस की एसेट बेची जाएगी और उधार चुकाया जाएगा।
अगर कम पड़ा तो इन लोगों का घर मकान बेचा जाएगा और उधार चुकाया जाएगा। दोबारा सुनना, तुम लोग दिवालिया हो गए, तुम एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म तुम दिवालिया हो गए, तो पहले तुम्हारे बिजनेस की एसेट बेच देंगे और उधार चुकाने का प्रयास करेंगे। अगर पैसे घट गए तो तुम्हारा घर मकान प्राइवेट एसेट बेचेंगे और उधार चुकाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों सोचो, खतरा समझ में आया? खतरा, ये दोनों अगर अपने लोन नहीं चुका पाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, तो पहले बिजनेस की एसेट बेची जाएगी और कम पड़ा तो घर मकान प्राइवेट एसेट भी बेची जाएगी। तो आप बताओ, अगर किसी का घर मकान बेच दे तो वो तो सड़क पर आ जाएगा ना, वो रोड पर आ जाएगा ना, उसके परिवार का तो विनाश हो जाएगा ना। तो सभी बच्चों बताओ कि अनलिमिटेड वर्ड का मतलब समझ में आया? अनलिमिटेड वर्ड का मतलब कि अगर तुम लोन नहीं चुका पाए तो पहले तुम्हारा बिजनेस की एसेट बेचेंगे और फिर भी बात नहीं बनी तो तुम्हारा घर मकान बेचेंगे, तुम्हारी प्राइवेट एसेट बेचेंगे। तो कितने बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? ये दोनों, सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर तुम लोन नहीं चुका पाए, दिवालिया हो गए, तो तुम्हारी बिजनेस एसेट तो बेचेंगे ही और बात नहीं बनी तो तुम्हारा घर मकान भी बेच देंगे। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। मतलब जैसे मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है DLF, आपने सुना ही होगा। बहुत पहले आईपीएल मैच भी आयोजित कराती थी, अब नहीं कराती। DLF IPL ऐसे होता था। तो एक कंपनी है DLF। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, कौन है? बरखा। सर अगर घर बेचने के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ तो? बरखा, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर इंसॉल्वेंसी का। तो उसके बाद तो जिसको जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ भाई, क्या बात हो रही थी? हमें आपको समझाना था, एक कंपनी है DLF और आपने, एक कंपनी है DLF, DLF में हजारों लोगों ने पैसे लगाए और हजारों में से आपने भी पैसे लगाए। और आपने कितने के शेयर्स खरीदे? आपने ₹1 लाख, 1 लाख का शेयर खरीदा। तो एक कंपनी है DLF, वहां हजारों लोगों ने पैसे लगाए, आपने भी पैसे लगाए। आपने कितने पैसे लगाए? आपने 1 लाख का शेयर खरीदा और आपकी DLF कंपनी कुछ दिन बाद क्या हो गई? दिवालिया। दिवालिया, ठीक। आपने 1 लाख का शेयर खरीदा और आपने अब तक 70,000 रुपया दे दिया है, पेड। तो बच्चों जल्दी बताओ कि आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, पूरा पैसा नहीं दिया, 70,000 दे दिया, तो अभी भी आपका कितना बाकी है? आपको अभी भी कंपनी को कितना पैसा देना बाकी है? और बच्चे कहते हैं सर हमें कंपनी को 30,000 देना बाकी है। ठीक, तो आपने DLF का शेयर खरीदा, 1 लाख रुपए का खरीदा, 30,000 बाकी है, 70,000 दे दिया, DLF क्या हो गई? दिवालिया हो गई। दिवालिया। तो बच्चों आपसे कंपनी सिर्फ कितना मांगेगी? सिर्फ 30,000 मांगेगी, सिर्फ 30,000। आपका कोई घर मकान बेचा नहीं जाएगा, जबकि आप इस कंपनी के क्या हो? मेंबर हो। मगर आपका कोई घर मकान बेचा नहीं जाएगा, आपसे बस उतना ही मांगा जाएगा जितनी आपकी लायबिलिटी है। आपसे 1 लाख मांगा जाएगा, 70 आप दे चुके हो, तो बस 30,000 और दे दो। तो कौन से बिजनेस में जोखिम नहीं है, कम है? कंपनी। अगर आप कंपनी के मेंबर हो तो लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी आपकी कंपनी दिवालिया भी हो जाए तो आपका घर मकान बेचा नहीं जाएगा, आपसे बस उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितना आपकी लायबिलिटी है। लेकिन यही आप अगर पार्टनरशिप फर्म के मेंबर होते और यही आप सोल ट्रेडरशिप के मेंबर होते तो फिर आपका घर मकान भी बिक जाता। क्या सारे बच्चों को अंतर समझ में आ गया? क्या बच्चे इस बात को मानते हैं कि कंपनी में रिस्क कम है? बोलो बच्चों, क्या आप मानते हो कि पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में, एक आदमी वाले बिजनेस के कंपैरिजन में कंपनी में रिस्क कम है? जी हाँ, रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि उन लोग की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर हमारी कंपनी दिवालिया हो भी जाती है तो हमारा घर मकान नहीं बिकेगा, हम सुरक्षित हैं।
ठीक। बच्चों एक बात पूछते हैं, यूं अभी पूछा था फिर से पूछते हैं, बताओ कंपनी माने कौन सी कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट की पब्लिक? क्या बताया अभी हम कुछ देर पहले कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है, कौन सी कंपनी की? जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों, कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी की बात हो रही। तो फटाफट से बताओ, पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग, पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग, कम से कम मिनिमम मेंबर। पब्लिक में कह रहे हैं टू, बरका को टू याद आ रहा है, चलो अलीशा को सही याद आ गया। शुभांग कह रहे हैं थ्री, नीलामी नीलामी चल रही है, बरका टू, अलीशा सेवन, शुभांग थ्री, वैभव थ्री। सही है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग, बोलो सही है। थ्री थ्री लिख रहा है, थ्री कहाँ से आ गया? अरे जल्दी बोलो सही है। मिनिमम कम से कम, कम से कम 7 लोग। मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम कितने मेंबर, सदस्यों की संख्या? देखो आप बच्चे, कुछ बच्चे सही जवाब दिए, कुछ तो नालायक हैं, कुछ तो नालायक के क्या बोले। मनीष कह रहे हैं 200, अलीशा अनलिमिटेड, बरखा निधि अनलिमिटेड, रिया अनलिमिटेड, नीलाक्षी नो लिमिट, खुशी अनलिमिटेड, वर्षिता मिनिमम 2 बेड की है, मोहित अनलिमिटेड। जी हाँ बच्चों, और विश्वास अनलिमिटेड। जी हम आपके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि मैक्सिमम अनलिमिटेड कह लो, चाहे आप कह लो नो लिमिट। कम से कम 7 मेंबर, अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं। तो बच्चों को एक बात बता दो, एक कंपनी है मुकेश अंबानी वाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ये क्या है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ पब्लिक कंपनी। जी हाँ बच्चों पब्लिक कंपनी है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कितने मेंबर हैं इस टाइम? जो लगभग 60 लाख, 60 लाख। और क्या, क्योंकि पब्लिक कंपनी में सदस्यों की कोई लिमिट है ही नहीं ना, कोई लिमिट नहीं है। देश में मेंबर्स के मामले में सबसे बड़ी कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 55 लाख से भी ऊपर मेंबर भरे पड़े हैं। हाँ तो बच्चों आइए आगे चलते हैं। तो हमने आपको बताया कि कंपनी में रिस्क कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, पब्लिक कंपनी में सदस्यों की कोई संख्या फिक्स नहीं है, रिलायंस में 55-60 लाख मेंबर है। आप बताओ, बिजनेस नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, एक आदमी वाला। बिजनेस नंबर 2 पार्टनरशिप फर्म, जहां कम से कम 2 लोग, हद से हद 50 लोग, कंपनीज एक्ट परमिशन दे तो 100 लोग। हाँ भाई। और हमारी कंपनी कम से कम 7 लोग, पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बच्चों बताओ कि सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ हो सकते हैं इन तीनों बिजनेस में? सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ हो सकते हैं? जल्दी बोलो। यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंपनी में। जी हाँ बिल्कुल, कि सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ हो सकते हैं? कंपनी में। न तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक आदमी, न तो पार्टनरशिप फर्म 50-100 आदमी, कंपनी में हजारों लाखों करोड़ों आदमी। क्या आप मानते हो कि ज्यादा लोग, ज्यादा दिमाग, ज्यादा कैपिटल, ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा? आप बताओ मेरी बातों से सहमत हो? ज्यादा लोग, ज्यादा दिमाग, ज्यादा कैपिटल, पूंजी, तरक्की के चांस, ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा। हाँ तो हमने, आप बताओ हम किसकी खूबी बता रहे थे? हम इन तीनों बिजनेस में किसकी खूबी बता रहे थे? ये किसकी क्वालिटीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थे? हाँ कंपनी के। लोग ज्यादा हैं, दिमाग ज्यादा लग रहा है, मैनेजमेंट बड़ा है, लोग ज्यादा, कैपिटल ज्यादा, दिमाग ज्यादा, ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा। ये लोग यहाँ पर, ये दोनों बिजनेस, लोग कम है हाँ, पूंजी कम है हाँ,
तरक्की के चांस कम है, और क्या। तो बच्चों बातों बातों में हमने आपको कमी बता दी कि ये एकाकी व्यापार वाला बिजनेस, साझेदारी फर्म वाला बिजनेस में कमियां हैं, और कंपनी वाले बिजनेस में कमियां नहीं है। लोग ज्यादा, तरक्की के चांस ज्यादा, मेंबर्स ज्यादा, दिमाग ज्यादा, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा, ये सब बातें हैं। आइए आगे चलते हैं। तो फिर ध्यान दीजिएगा, कंपनी में क्या है, ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा है। एक बार बच्चों, एक कंपनी थी, उसका नाम था वी2 रिटेल। वी2 रिटेल, हमने इस कंपनी का शेयर खरीदा। तो हमने इस कंपनी का शेयर खरीदा, और एक शेयर जो हमको मिला, लगभग हमने 7 रुपए के आसपास लिया था, ₹7। तो हमने वी2 कंपनी का शेयर लिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ बच्चों, कुछ दिन बाद बोले तो 1 साल, 1.5 साल, 1.5 साल बाद ये शेयर था ना, ये शेयर, और हमने एक नहीं लिया था, हमने नहीं नहीं करते कम से कम कितना लिया होगा, हमने फिर भी कम से कम 70-80 हजार का शेयर लिया था, 70-80 हजार का। फिर 1-1.5 साल बाद ये शेयर का दाम बढ़ना चालू हो गया, और ये शेयर जो है बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया जी, लगभग 80 रुपए पर पहुंच गया, और 7 रुपए का 80 रुपए पर पहुंच गया। और फिर उस समय हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, निर्माण, और हमें पैसे की बहुत जरूरत थी। हमने वो जो 7 रुपए का शेयर था एक, हमने लगभग 70 हजार का शेयर लिया था, और हमने उसको जो है, जब वो 80 रुपए का हो गया तो काफी अच्छे दाम पर बेच के हम निकल गए। तो जो लगभग 10 गुना फायदा हमको हुआ होगा, 10 गुना फायदा, तो हम अच्छा खासा दाम पर बेच के निकल गए। अच्छा, तो हमने जो है 1-1.5 साल में ठीक ठाक पैसे बना लिए थे, 1-1.5 साल में। हमने लिया था 7 रुपए का, और 80 रुपए का हो गया, और हमने एक शेयर नहीं लिया था, 70-70 हजार का शेयर लिया था। लेकिन बच्चों जब हमने उसको 5 साल बाद चेक किया, 5 साल बाद, तो वो शेयर हो गया था लगभग 550 रुपए का। जो शेयर कभी 7 रुपए का था, वो शेयर कितने का हो चुका था, 560 रुपए का। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि यार हम तो खाली 80 रुपए पर बेच कर निकल गए, जबकि ये कहाँ पहुंच गया, 560 पर पहुंच गया। तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि कितना ग्रोथ हो सकती है, कोई वही नहीं है कि कितनी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा अच्छा भी नहीं होता, कभी कभी बुरा भी होता है। जैसे बता रहे हैं, अगर बच्चों ने एक नाम सुना, विजय माल्या, बोलो नाम सुना है क्या, विजय माल्या का। उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से 2011 की बात है, 2011 की बात है। उस टाइम विजय माल्या जो थे, जितना हमें याद आ रहा है, वो राज्यसभा सांसद थे, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में वो क्या थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे। तो विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या कौन थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस टाइम, ठीक है, देश छोड़ के भागे वागे नहीं थे। और हमने इनकी किंगफिशर का शेयर खरीदा, हमने 20 रुपए का एक शेयर खरीदा, 20 रुपए का। और हमने नहीं करते कम से कम 90 हजार रुपए के शेयर लिए थे उस टाइम। 20 रुपए का एक शेयर था। और भैया फिर बच्चों आप जानते हो कि विजय माल्या जो है, लगभग 9,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन घोटाला करके भाग लिए, ठीक है। उसके बाद ये शेयर जो था ना, कितने पर, लगभग 98-54 पर आ गया था, 20 रुपए का शेयर 98 पर। भाई हमको इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ कि जब तक हम बेचते हमको सिर्फ 15,000 रुपया मिला। लिए थे 90,000 रुपए का, मिला 15,000। तो हमेशा अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी हो जाता है। लेकिन बच्चों आप सोचो कि हमने शेयर लिया था 20 रुपए का, अरे हद से हद मेरा कितना डूब जाता, 20 रुपया। लेकिन वी टू रिटेल हमने लिया था शेयर 7 रुपए का, और वो कहाँ पहुंच गया था, 560 रुपए पर। यानी डूबेगा तुम्हारा हद से हद कितना, जितना रुपया तुम लगाए हो, और तुम्हें कितना ये पैसा बढ़ सकता है उसकी कोई था नहीं। तो सभी बच्चे बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका।
बताइए कि क्या ये वर्ड आपको समझ में आता है कि कंपनी में ग्रोथ के चांस अनलिमिटेड है। ग्रोथ के चांस क्या है? अनलिमिटेड है। तो कंपनी में ना आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हो, बहुत पैसे कमा सकते हो शेयर्स वगैरह परचेज करके, क्योंकि आपका आपने 1 रुपया लगाया तो कितना डूबेगा? 1 रुपया। लेकिन आपका 1 रुपया कितना ऊपर जा सकता है जी, वो तो नहीं पता, वो अनलिमिटेड है, वो कितना भी ऊपर जा सकता है, कोई वो नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कहाँ पर थे हम लोग? जी हाँ, हम लोग यहाँ पर थे। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कंपनी दिवालिया भी हो जाए तो आपसे सिर्फ उतने पैसे मांगे जाएंगे जितने का आपने शेयर परचेज किया है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपका घर मकान बेचा नहीं जाएगा। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चों, हम और आप क्या हैं? हम और आप नेचुरल पर्सन है। तो हम और आप क्या हैं? हम आप नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन मतलब जिसे ईश्वर बनाता है, ईश्वर ऊपर वाला गॉड जी। लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी को किसने बनाया? हम इंसानों ने बनाया। और हम इंसान असली चीज तो बना नहीं सकते, जान तो फूक नहीं सकते। तो कंपनी कैसा पर्सन है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हम मनुष्यों ने इसको बनाया। जैसे ईश्वर बनाए वो नेचुरल पर्सन, जैसे हम आप बनाए आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को बनाने वाला कौन? हम मनुष्य। तो वो किस तरह की पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। कॉमन सी। बच्चों, क्या कंपनी हमारे आपकी तरह इंसान है? बोलो। कंपनी हमारे आपकी तरह इंसान है? नहीं नहीं, लेकिन लेकिन हमारे देश का कानून कंपनी को इंसान मानता है। तो हमारे देश का कानून कंपनी को इंसान मानता है। भाई हम लोग कौन है? हमें मानोगे क्या? हम तो इंसान है, हम तो असली इंसान है। लेकिन कंपनी कैसी इंसान है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसी इंसान है? कंपनी जो है एक ऐसी इंसान है जो अदृश्य है। अदृश्य। कंपनी बस एक नाम है, अदृश्य है। लेकिन हमारे देश का कानून मानता है कि कंपनी एक इंसान है। कंपनी प्रॉपर्टी खरीद और बेच रही है? बिल्कुल। रिलायंस ने प्रॉपर्टी खरीदी, डीएलएफ ने प्रॉपर्टी बेची। क्या कंपनियों पर मुकदमा होता है? बिल्कुल। एप्पल पर मुकदमा हुआ, सैमसंग पर मुकदमा हुआ, इन्होंने उन पर किया, उन्होंने इन पर किया। तो कैसे ये लोग मुकदमेबाजी कर रहे हैं, कैसे ये लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारे देश का कानून कंपनी को क्या मानता है? इंसान मानता है। लेकिन एक छोटी सी बात और बताते हैं, हमारे देश का कानून ये भी कहता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, गॉड जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन कहता है कि कंपनी को हम इंसान मानते हैं, ऐसे ही बता दिया हमने। तो हमारे देश का कानून भगवान को नहीं मानता, लेकिन हमारे देश का कानून कंपनी को इंसान मानता है। इसलिए कंपनी आराम से प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती हैं, इसलिए कंपनी आराम से मुकदमा कर सकती हैं, उन पर मुकदमा हो सकता है। हाँ बच्चों, हम आप कौन? असली इंसान। क्या हम और आप क्या हम और आप सिग्नेचर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हम और आप साइन कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग असली इंसान हैं। अगर हम लोग असली इंसान हैं और हम लोग साइन कर सकते हैं, तो कंपनी तो हमारे आपकी तरह इंसान है ही नहीं, तो साइन कैसे करेगी? तो बच्चों, कंपनी क्या लगाती है? मुहर लगाती है। उस मुहर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन सील। मुहर कह लो, स्टैंप कह लो, जो कह लो। तो कंपनी हमारे आप कितना असली इंसान है नहीं, तो कैसे पता कि कंपनी का साइन है? कॉमन सील। कॉमन सील ठप्पा लगा देंगे वहां पर। तो बोलो कॉमन सील समझ गए आप? कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कंपनी जो मुहर लगाती है, जो स्टैंप लगाती है, उसे बोलते हैं कॉमन सील। क्योंकि वो मेरे आपकी तरह तो साइन कर नहीं सकती, तो कॉमन सील लगाती है। कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह है। तो कंपनी को बनाने वाला कौन है? पर्सन, व्यक्तियों का समूह है। और कंपनी लीगल पर्सन है, अभी मैं आपको बताए थे बच्चों, क्या बताए थे? लीगल पर्सन की कानून भी कंपनी को इंसान मानता है, तभी तो वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तभी तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तभी तो वो दूसरों पर मुकदमा कर रहे हैं, कोई इन पर मुकदमा कर रहा है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंपनी को देखा छुआ नहीं जा सकता, कंपनी तो अदृश्य है। तो कंपनी तो अदृश्य है, कोई ये नहीं कह सकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी सुंदर सी है भाई, लंबी सी। हाँ, डीएलएफ कंपनी काली सी है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कंपनी तो अदृश्य होती है।
तो हम जा रहे थे, टाटा कंपनी गिर पड़ी, धड़ाम से हम खड़ा किया। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी अदृश्य है। तो वो क्या है, जब तो बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग बिल्डिंग से क्या होता है, कंपनी थोड़ी ना कोई है, कंपनी का कोई भौतिक आकार नहीं होता, वो दिखाई नहीं पड़ती। चलिए आगे चलते हैं। तो हम चाहते हैं आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपके दिमाग में यहाँ तक कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, कंपनी के बारे में बताया, कंपनी के बारे में। कंपनी में लोग ज्यादा होते हैं, कंपनी में कैपिटल ज्यादा होती है, कंपनी में तरक्की के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनियां ज्यादा बेहतर मानी जाती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आदमी वाला बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वहाँ रिस्क ज्यादा है। वहाँ मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और यहाँ मेंबर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो कंपनी क्या है, बातें हो गई। नोट्स, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, नहीं नहीं, हम आपको वहाँ पीडीएफ सेंड कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, क्या हम आगे पढ़ाना चालू करें, बोलो, तो फिर हम स्टार्ट करें जल्दी। जी बच्चे कह रहे हैं जी सर, अब आगे चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ध्यान देना, देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये चार्ट क्या बताना चाह रहा है, ये चार्ट बताना चाह रहा है कि सोर्सेज ऑफ फंड या लायबिलिटी, कंपनी को क्या करना है, बिजनेस, कंपनी को बिजनेस करना है। तो कंपनी को बिजनेस करना है, तो कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से लाएगी। कंपनी को बिजनेस करना है, तो कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से लाएगी, जो कंपनी पैसा मांग कर लाएगी। ठीक, तो कंपनी को क्या करना है, बिजनेस करना है, कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी, फंड माने धन, कंपनी पैसा स्रोत सोर्सेज कहाँ से लाएगी, मांग कर लाएगी। अच्छा भाई, कंपनी ने 5 लाख रुपया किससे मांगा, ओन कैपिटल। कंपनी ने 3 लाख रुपया किससे मांगा, लोन कैपिटल। मतलब कुछ पैसा कंपनी ने मालिकों से मांगा, कुछ पैसा कंपनी ने बाहरी लोगों से मांगा। तो कंपनी पैसा किससे मांगी, कुछ मालिक से मांगी, ओन कैपिटल, कुछ बाहरी लोगों से मांगी, बोरोइंग कैपिटल या लोन कैपिटल। तो कंपनी पैसा मांग कर लाई। हम बच्चों से एक बार क्रॉस क्वेश्चन कर लें, कंपनी पैसा क्यों मांग रही है भाई, कंपनी पैसा क्यों मांग रही है, क्या जरूरत है, क्या करना है, बोलो, वेट कर रहे हैं आपका। फॉर एस्टेब्लिशिंग कंपनी, अच्छा अभी हमने आपको बताया था, वैसे देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो देखो देखो, यहाँ से देखो क्या लिखा है, कंपनी, हाँ देखो सही जवाब आ गया। वर्षा बोली एस्टेब्लिशिंग कंपनी, वैभव बोलते हैं बिजनेस करने के लिए। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ बताया था ना, बिजनेस करने के लिए। कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, बिजनेस करने के लिए। कंपनी पैसा कितने लोगों से मांगेगी, 2 लोगों से। कौन कौन, ओनर से मांगेगी ओन कैपिटल, बाहरी लोगों से मांगेगी लोन कैपिटल। तो कंपनी ने पैसा मांगा 2 लोगों से, मालिक से और बाहरी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से। इक्विटी शेयर कैपिटल मालिक से मांगा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मालिक से मांगा है, रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व सरप्लस मालिक से मांगा है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले बाहरी लोगों से मांगा है। आइए जरा रफ करके आगे बताते हैं। तो कंपनी को बिजनेस करने के लिए, कंपनी को व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। धन किससे मांगा, धन मांगा मालिक से। जो घट गया वो किससे मांगा, जो घट गया वो बाहरी लोगों से मांगा। ठीक, मालिक क्या देता है, मालिक कैपिटल देता है। बाहरी क्या देते हैं, बाहरी उधार देते हैं, लोन देते हैं। कंपनी ये पैसा नहीं लौटाती, कंपनी ये पैसा लौटा देती है। मतलब अरे मालिक का पैसा क्यों लौटाएंगे, उधार का पैसा लौटाना पड़ता है। इक्विटी शेयर का पैसा मालिक ने दिया, प्रेफरेंस शेयर का पैसा मालिक ने दिया, रिटेन्ड अर्निंग का पैसा मालिक ने दिया। अभी कुछ दिन बाद हम लोग समझेंगे धीरे धीरे क्या, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हाँ कुछ दिन बाद समझेंगे।
मतलब प्रेफरेंस शेयर, फीचर्स, इक्विटी शेयर्स, फीचर्स, तो कुछ दिन बाद हम लोग समझेंगे बच्चों। आइए आगे चलते हैं और जरा डिस्कस कर लेते हैं उस बारे में कि यहाँ पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्या शेयर धन जुटाने का तरीका है? हाँ या ना में जानना है कि क्या शेयर्स, क्या कंपनियां शेयर्स के जरिए पैसा जुटाती हैं? बोलिए। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। तो और तो इक्विटी शेयर के जरिए पैसा लाए, प्रेफरेंस शेयर के जरिए पैसा लाए। सर क्या होता है ये? हमने कहा अभी इसका वक्त नहीं आया है, आगे नोट्स बनेगी, आगे बताएं। रिटेंड अर्निंग क्या है जान लो। रिटेंड अर्निंग क्या है? क्या बच्चे एक नाम जानते हैं, डिविडेंड, लाभांश? बोलो, क्या आप लोग इस शब्द को सुने हो, जानते हो, लाभांश, डिविडेंड? हाँ। जब आप एक कंपनी में शेयर खरीदते हो और अगर आपकी उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो आपको प्रॉफिट का हिस्सा देती है। दोबारा बोलते हैं, आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी ने आपको प्रॉफिट का हिस्सा दिया, तो दरअसल आपको क्या मिला? डिविडेंड मिला। समझे आप? आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी ने आपको भी प्रॉफिट में हिस्सा दिया, तो उस कंपनी ने आपको दरअसल दिया क्या? डिविडेंड दिया। यानी जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने मेंबर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है उसको कहते हैं डिविडेंड, लाभांश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा अब सुनना, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स, डिविडेंड देना है या नहीं देना है ये फैसला कौन करता है? डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे ये फैसला कौन करता है? डायरेक्टर्स। अब देखते हैं, डायरेक्टर्स ने देखा कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और हमें इससे क्या बांटना चाहिए? डिविडेंड। लेकिन डायरेक्टर्स ने 1 लाख में से 80,000 का डिविडेंड बांट दिया, तो बच्चों कितने का डिविडेंड नहीं बांटा? डायरेक्टर्स ने 1 लाख रुपए में, मतलब प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, वो चाहते तो पूरा 1 लाख का प्रॉफिट बांट सकते थे, मगर उन्होंने 80,000 का डिविडेंड बांट दिया। और कितने का डिविडेंड नहीं बांटा? 20,000 का। ठीक। और डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हम 20,000 रुपया डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं और हम उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट, दोबारा बिजनेस में लगा रहे हैं। तो डायरेक्टर्स ने 20,000 रुपए रख लिए, डिविडेंड नहीं बांटा और उसको कहा कि बिजनेस में लगाएंगे, और इसी को क्या बुलाते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग किसे कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग किसे कहते हैं? डायरेक्टर ने डिविडेंड का पैसा न बांटकर उसको कंपनी के बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, ये होता है रिटेन्ड अर्निंग। ये अगर आप हमसे कहोगे सर इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाए, तो हम कहेंगे वर्ड्स में रिटेन्ड अर्निंग को आप ऐसे कह सकते हो, प्रॉफिट reinvested in the business। तो सभी बच्चे बताओ कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब समझ में आया? रिटेन्ड अर्निंग का यहाँ पर जो था रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पर था जी, प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है। तो डिविडेंड बांटने का पावर किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास। क्या डायरेक्टर्स ऐसा कर सकते हैं कि वो डिविडेंड ना बांटे? हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। और अगर वो डिविडेंड का पैसा ना बांटकर दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो इस धन का नाम क्या है जो ना बांटकर बिजनेस में रख लिया गया है, री इन्वेस्ट किया गया है? रिटेन्ड अर्निंग। तो कंपनी के पास पैसा कहां कहां से आया? इक्विटी शेयर बेचा, पैसा आया। प्रेफरेंस शेयर बेचा, पैसा आया। डिविडेंड वाला पैसा रख लिया, पैसा आया। तो क्या सारे बच्चे ओन कैपिटल समझ चुके हैं? बोलिए कि क्या आप लोग ओन कैपिटल समझ गए हैं? कंपनी के पास ये पैसे कहां से आए? मालिकों द्वारा, मालिकों द्वारा।
मालिक को इक्विटी शेयर बेचा, पैसा मिला। मालिक को प्रेफरेंस शेयर बेचा, पैसा मिला। मालिक को डिविडेंड न बांटकर पैसा रख लिया, पैसा मिला, पैसा मिला। क्या डिविडेंड बांटना कंपलसरी होता है? बिल्कुल नहीं, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। बच्चों, एक नाम आपने सुना हो अगर, वॉरेन बफेट। कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कौन है भाई? अच्छा बच्चों, क्या इंडिया में इस आदमी का नाम आप सुने हैं? राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल। हाँ, राकेश झुनझुनवाला। इनके पास जितना हम समझ पा रहे हैं 10,000 करोड़ के शेयर हैं। 10,000 रुपए नहीं, 10,000 रुपए नहीं, 10,000 करोड़ के शेयर है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ प्लस के शेयर्स है। तो इंडिया में सबसे महान इन्वेस्टर जब भी माना जाएगा आजकल प्रेजेंट टाइम में, तो राकेश झुनझुनवाला को माना जाता है। लेकिन ये तो इंडिया है, 200 कंट्री है भाई। और पूरे वर्ल्ड में सबसे महान इन्वेस्टर में किसको माना जाता है? वॉरेन बफेट। तो आप समझ गए बच्चों, किस समय सबसे ज्यादा महान इन्वेस्टर किसको माना जा रहा है? वॉरेन बफेट को। दोनों जिंदा है भाई, लिविंग लेजेंड्स हैं। तो वॉरेन बफेट, उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, ऐसा नाम है। तो वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, और उसने अपने जीवन में एक बार भी डिविडेंड नहीं बांटा। तो वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसने अपने जीवन में एक बार भी डिविडेंड नहीं बांटा। क्योंकि डिविडेंड बांटना या न बांटना किस पे डिपेंड होता है? डायरेक्टर्स पर। और हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो हर साल डिविडेंड बांटती है, हर साल। और आपको नॉलेज के लिए बता दें बच्चों कि भारत में पहली बार किस कंपनी ने डिविडेंड बांटा था? जी, भारत में पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने डिविडेंड बांटा था। माना कि भारत की पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मगर उसने सिर्फ लिया दिया कुछ नहीं। भारत में पहला लाभांश किसने बांटा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बांटा था। खैर कब बांटा था वो हमको नहीं पता, आजादी के बाद बांटा था। हाँ, 60s के आसपास बांटा होगा शायद। उस समय धीरू भाई अंबानी चला रहे थे इसको। बच्चों आगे चल सकते हैं, यहाँ तक की चर्चाएं क्लियर है, बस बातचीत चल रही है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है कंपनी का, कंपनी के बारे में बात हो रही है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या हम आगे चलें? बोले। जी हाँ, कंफर्मेशन आ रही है कि हाँ सर आप आगे चल सकते हैं। चलो रफ कर देते हैं और आइए आगे चला जाए। बात हो क्या रही थी? बात हो रही थी कंपनी को क्या करना है? बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। वो धन कहाँ से आएगा? दो जगह से, मालिकों से, बाहरी लोगों से। मालिक से क्या क्या मिला? इक्विटी शेयर बेचा, पैसा मिला। प्रेफरेंस शेयर बेचा, पैसा मिला। डिविडेंड का पैसा नहीं बांटा, रख लिया, पैसा मिला। बाहरी लोगों से क्या मिला? उधार मिला। बच्चों मेरा सवाल, अगर बाहरी लोगों से उधार मिला, क्या उधार रख लिया जाता है या चुकाया भी जाता है कुछ दिनों बाद? क्या उधार मिला तो वापस नहीं करना है या वापस करना है? बोलो जल्दी से, क्या कहते हो? सभी बच्चे कह रहे हैं सर उधार लिया है तो पक्की बात है, प्रॉमिस वापस करना है। तो बाहरी लोगों से क्या मिला? उधार। उधार क्या करना है? वापस करना है। जल्दी वापस करना है, शॉर्ट टर्म। देर में वापस करना है, लॉन्ग टर्म। 12 महीने के अंदर वापस करना है, शॉर्ट टर्म। 12 माह के बाद वापस करना है, लॉन्ग टर्म। 12 महीने के अंदर वापस करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट। 12 माह के अंदर वापस करना है, बैंक से उधार लिया। पब्लिक का डिपॉजिट करवाया, 12 माह के अंदर वापस करना है। शॉर्ट टर्म लोन लिए, 12 माह के अंदर वापस करना है। उधार माल खरीदा, 12 माह के अंदर वापस करना है। कोई और बातें जो 12 माह के अंदर वापस करनी है? 12 माह के बाद वापस करना है, 12 माह के बाद। डिबेंचर के जरिए लोन लिया, 12 माह के बाद वापस करना है। वित्तीय संस्थाओं से उधार लिया, 12 माह के बाद वापस करना है। बैंक से लोन लिया, भैया विजय माल्या मत बनना, नीरव मोदी मत बनना, 12 महीने के बाद वापस कर देना। एफडी करवाया, 12 महीने के बाद वापस करना है। कोई और जो 12 महीने के बाद वापस करना है? सभी बच्चे बताओ, चार्ट क्लियर है आपको यहाँ तक?
कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से लाती है? जी मालिक से मांग के लाती है। घट जाता है तो बाहरी व्यक्तियों से मांग कर लाती है। मालिक का पैसा लौटाया नहीं जाता, बाहरी लोगों का पैसा लौटाया जाता है। जी हाँ, अब हमें आपके सवालों का इंतजार है कि आप बताओ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आज हमारी पहली क्लास थी, आज इंट्रोडक्शन चल रहा था और हमने आपको कंपनी के बारे में बातें बताई। अब आपकी बारी है कि आप कोई सवाल पूछो कि अगला टॉपिक आ रहा है अंश क्या है, शेयर क्या है। अंश है, फिर टाइप्स ऑफ शेयर है, और नोट्स तो हम आपको दे देंगे वहां पर पीडीएफ बनाकर। जी बच्चों को कुछ पूछना हो पूछिए, अदरवाइज आज की क्लास हम एंड करना चाहेंगे। और अगली क्लास कब चलेगी, हो सकता है सलीम सर क्लास अगर लेते हैं हम आपको मैसेज करेंगे, अभी तक उनसे हमारी बातचीत हो नहीं पाई है, तो आज हो सकता है वो क्लास ले तो हम आपको बताएंगे। निधि कहती है सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है ये बताएं। अच्छा निधि, बच्चों ध्यान देना, निधि पूछती है सर व्हाट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो चलो बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, देखते हैं कहीं ब्लैंक शीट है क्या। जी मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों कि और क्या पूछ रहे हैं। निधि आपका सवाल है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है। मनीष कौन सा पब्लिकेशन की बुक लेना है। मनीष आप चाहो तो ले सकते हो साहित्य, आपको राइटर का नाम बता देते हैं, राइटर का नाम बता देते हैं। अ, आप जो है, चलो हमको थोड़ा सा टाइम दो, एक बार हमको रीड कर लेने दो तो हम बताते हैं, ठीक है। तो बुक्स के बारे में अभी हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, बाद में बता देंगे आपको। और हम पहले निधि का सवाल ले लें, क्या पूछा ना, हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है पूछ लिया, ठीक है। तो हमें एक चीज पूछना है, एक चीज पूछना है, बिल्डिंग और फ्लैट। हमें पूछना है बिल्डिंग और फ्लैट। बच्चों क्या बिल्डिंग में लोग रहते हैं, बोलो, क्या बिल्डिंग में लोग रहते हैं। हम्म, जल्दी बोलो, क्या भवन में बिल्डिंग में लोग रहते हैं। जवाब आया यस। बच्चों क्या फ्लैट में लोग रहते हैं, बताओ, क्या फ्लैट में लोग रहते हैं। सर दोनों में लोग रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं फ्लैट में रहते हैं। बच्चों दोनों में साइज किसका बड़ा है, साइज किसका बड़ा है। भले बिल्डिंग में लोग रहते हों, भले फ्लैट में लोग रहते हों, साइज किसका बड़ा है। सर साइज बिल्डिंग का बड़ा है। अच्छा, बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी क्या है सर, बिल्डिंग, बिल्डिंग है हाँ। तो ये सब क्या है सर, फ्लैट है, फ्लैट। अच्छा, एक बिल्डिंग में 8 फ्लैट, बिल्डिंग में लोग रहते हैं फ्लैट में लोग रहते हैं, बिल्डिंग एक है अंदर फ्लैट है। तो बच्चों ध्यान से, बिल्डिंग बोले तो, बिल्डिंग बोले तो कॉर्पोरेट, बिल्डिंग बोले तो कॉर्पोरेट, फ्लैट बोले तो कंपनी। मतलब अरे कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है, कंपनी छोटा वर्ड है। कॉर्पोरेट माने ऑल कंपनी, कंपनी माने एक कंपनी। क्या फर्क समझ में आ गया। अरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कह रहे हैं ना बच्चों, जब हम पढ़ते थे ना, मेरे टाइम इसका नाम था कंपनी अकाउंट्स। मतलब सेम है, लगभग सेम है। बोलो बात समझ आई। अब आप सोचो, न्यूज देखते हो, न्यूज, कॉर्पोरेट जगत की खबरें, बोलो बोलो, ऐसा कोई वर्ड दिखाई सुनाई पड़ता है। कॉर्पोरेट जगत की खबरें मतलब सारी कंपनियों की बातें करेंगे। कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है, ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। और ये जो कंपनी वर्ड है छोटा वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ बच्चों, हमें राइटर का नाम याद आ गया, भूल गए थे। राइटर का वो कॉर्पोरेट, अगर किसी को लेना है बुक, वैसे तो हम आपको इस बार सारे के सारे क्वेश्चन टाइप करके देंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक लेना है तो एस एम शुक्ला ले लेना, चाहे नई मिल जाए चाहे पुरानी मिल जाए। इंडिया की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है बीकॉम लेवल की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एस एम शुक्ला। लेकिन हमने क्या बोला, हम आपको सब टाइप करा के देंगे सवाल, लेकिन आप लेना चाहो तो ले सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एस एम शुक्ला। हाँ भाई बच्चों बताओ, कोई और सवाल। दो सवाल आए थे, हमने बता दिया। एक था कि सर वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, बता दिया। कंपनी अकाउंटिंग ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, एक ही मतलब है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कॉर्पोरेट और कंपनी में।
और दूसरी बात हमने क्या बताई, हाँ तो राइटर का नाम बता दिया, एस एन शुक्ला। शुक्ला जी की भी बुक ले लीजिए। ये बात अलग है, शुक्ला जी काफी पहले देहांत हो चुका है उनका, लेकिन उनके नाम की बुक अभी भी मार्केट में चल रही है। कोई और सवाल है बच्चों तो बताएं, वरना आज की क्लास हम एंड करना चाहेंगे। बाकी चर्चाएं कल वाली क्लास में होंगी, कोई और आज क्लास होगी तो व्हाट्सएप वगैरह कर दी जाएगा आपको। तो कितने न्यूमेरिकल हैं सर? मनीष, वो न्यूमेरिकल कहाँ पढ़ा रहे हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। एक ही पेपर है न्यूमेरिकल का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपका? हाँ भाई बच्चों, कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। आज पहली क्लास थी, काफी दिनों बाद थी, तो थोड़ा मजा कम आया होगा। धीरे धीरे मजे आने लगेंगे आपको। कल हम लोग शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम क्लास एंड करने जा रहे हैं बच्चों, बाकी बातें होंगी कल वाली क्लास में। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।